हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98। दोस्तों, अभी हमारे यूट्यूब चैनल में चल रहा है एसएससी जीडी 2022-23 का महायज्ञ क्लास। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं जो अगले क्लास में हमने पूरा बेसिक से अध्ययन किया था ध्वनि। तो ध्वनि की जो प्रश्नमाला है, आज उसी का पूरा प्रश्नमाला हम आज पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ये रहा अपना टॉपिक आज का प्रश्नमाला। प्रश्नमाला का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वा का उच्चारण स्थान है। अब वा का उच्चारण स्थान क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आप नीचे कमेंट कर बताइए जब तक मैं इसका सही जवाब आप लोगों को बताता हूँ। तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान भी का ये करता है कंठ से। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है छा। छा जो है एक स्पर्श व्यंजन है। आप उच्चारण करके देख लो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है। इनमें से कौन सा अंतस्थ नहीं है? तो वो है बा। ऑप्शन नंबर बी बा, ये जो है अंतस्थ नहीं है। वा, रा, ला ये सब अंतस्थ है, लेकिन बा ये नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? और इसका सही जवाब आप नीचे कमेंट में बताइए। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सा। कौन सा? सा। ये ऊष्म वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां कि निम्न में से कौन सही नहीं है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। आप यहाँ से चयन कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। ता, था ये दंत व्यंजन है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। या वा अर्ध स्वर है। यह सा और सा ये ऊष्म व्यंजन है। तो कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपने को गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है। तो ये वाला गलत है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो नहीं है कह रहा है, तो ये दा मतलब कि टा, ढा, ढा ये सब मूर्धन्य ध्वनि है, लेकिन दा ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है। नहीं है, ध्वनि नहीं है कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो अपना है डी ये नहीं है। अब दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आप इनको उच्चारण करके नीचे कमेंट कर सकते हैं, जैसे फा, वा, या, रा, का, चा, टा, ठा। यानी कि क्या बोल रहा है? दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। तो कौन है?
दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले फा, फा और वा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। ये कह रहा है कि निम्न में कौन सही शब्द है। निम्न में कौन सही शब्द है। डा, डा और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण ये महाप्राण होता है। चा, छा, जा, झा ये स्पर्श संघर्ष है। या, रा, ला, वा ये ऊष्म वर्ण है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से जो सही शब्द है वह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी ये एकदम सही शब्द है। चा, छा, जा, झा ये एक स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। अब सही शब्द यहाँ पर छांटिए। परीक्षा, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और ये परीक्षा। तो जिनमें से जो अपना सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परीक्षा। ये तो साफ साफ अपने को नज़र आ रहा है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि का प्लस ए को निरूपित करें। तो कई, ऑप्शन नंबर इसका बी के, का प्लस ए से निरूपित है। तो क्या निरूपित है वो है ऑप्शन नंबर बी की, का में एक मात्रा की। अब यहाँ गा प्लस उ से निर्मित रूप है गु, गु मतलब गा में बड़ी उपमात्रा गु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रूप हो जाएगा। अब निम्न में से कौन सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप नीचे कमेंट कर बताएं कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं। अनुस्वर तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, हास्य एवं दीर्घ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो स्वरों का उच्चारण वो स्वतंत्र रूप में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सही है। अल्प प्राण में मुख्य से वायु की कम मात्रा निकलती है और महाप्राण से मुख्य से वायु की कम मात्रा निकलती है। और अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है और महाप्राण के शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प प्राण में मुख्य से वायु की कम मात्रा निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। क्या बोलता है कि अनुतान का संबंध है। अनुतान का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से या उच्चारण के कंपन से। तो इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है उच्चारण के उतार चढ़ाव से, अनुतान का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन महाप्राण नहीं है। अब यहाँ पर महाप्राण नहीं है, प्रश्न को गौर से आप समझिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। तो कौन महाप्राण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 67 कोण वाला सा ये महाप्राण नहीं है। शंख वाला सा, खा और पा ये महाप्राण है, लेकिन महाप्राण जो है सा नहीं है। अगला प्रश्न है 18। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। का, खा, घा, धा। तो इसमें जो सही इसका सही जवाब हो जाएगा अल्प प्राण, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, ये अल्प प्राण ध्वनि है। अब अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनीय
शुद्ध है, वर्तनीय शुद्ध है, आगामी, आगामी, आगामी या अग्मी। तो इसका सही वर्तनी कौन सा है? आगामी। ऑप्शन नंबर सी, ये अपने को परफेक्ट समझ में आया, आगामी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, जो ओठों से नहीं निकलता, ओट्स नहीं है। अब नहीं है वो आपने को यहाँ से निकालना है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है पा, ना, मा, बा। तो ओष्ठ कौन सा नहीं है अपने को ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ना। ना जो है ये ओठों से नहीं निकलता, मतलब कि ओष्ठ नहीं है। बाकी पा, मा, बा ये सब ओष्ठ हैं, लेकिन ना ये जो है ओष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? अब किसे कहा जाता है आप यहाँ पर देखिए गौर से, या, वा, या, रा, या ता, फा, गा, घा। अब किसको अर्धस्वर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है या, वा को। ऑप्शन नंबर ए को अर्धस्वर कहा जाता है, या और वा को। अब चा वर्ग है। अब चा किस वर्ग से है? चा ये तालु से है, दंत से है, ओष्ठ से है, दंतोष्ठ से है। अभी आप लोगों को चयन करना होगा कि चा जो है किस वर्ग का है। तो ये चा है किस वर्ग से है? यह तालव से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ताल भाई उच्चारण करके आप देख लीजिए ना, जो इसका वर्ग निकलता है ये ता से, यानी कि तालव से निकलता है, चा, चा है ना। अब ज्ञा, अब ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। क्या माना जाता है? ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है कि द्विगुणी व्यंजन या स्वर व्यंजन? क्या माना जाता है इसको? इसको संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ज्ञा, है ना, क्योंकि ये भी एक जो है संयुक्त मन की मिलकर बनता है ज्ञा। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 24वां कि निम्नलिखित में से कौन उत्त्यपत व्यंजन है? उत्त्यपत व्यंजन है कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डा और ढा। ये उत्त्यपस्त व्यंजन है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर प्रश्न 25वां क्या कहता है कि जो छा है, एक छा छतरी वाला, इसका निर्माण किन दो वर्ण व्यंजनों के मेल से हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने हुए हैं। अदुक्का प्लस सा छा, अदुक्का प्लस खा छा, और खा प्लस धा, या धा प्लस चा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का प्लस सा, एक छा। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? नहीं है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? नहीं है। तो अब इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बा। ये बा जो है ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अब यहाँ पर 27वां प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है, तो कौन दंत नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा या। या जो है ये दंत नहीं है। का, छा, पा ये सब व्यंजन अलग हैं, लेकिन जो दंत नहीं है, दंत कौन सा नहीं, ये सब दंत हैं, लेकिन या जो है ये दंत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है? यहाँ भी वही वाला रिपीट कर दिया है प्रश्न। तो यहाँ पर ता, दा, धा है, फा। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी,
फा ये दंत नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, 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 रेणु। किसमें शुद्ध वर्तनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इसमें शुद्ध मात्रा प्रयुक्त की गई है रेणु में। अब विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। किस तरह के शब्दों में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्दों में जो है विसर्ग का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंख वाला सा, ये सघोष वर्ण नहीं है। अगला है, निम्न में कौन अघोष वर्ण नहीं है? अब यहाँ पर अघोष वर्ण नहीं है, यहाँ पर सघोष वर्ण नहीं है, अब यहाँ पर अघोष वर्ण नहीं है। तो इसका ऑप्शन इधर दिए हुए हैं 4, का, टा, सा और ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है ला जो है ये अघोष वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है कि सा का उच्चारण स्थान है। अब षटकोण वाला सा का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठ है या दंतोष्ठ है या तालु है या कंठ है? कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठोष्ठ है ना। अब अगला प्रश्न है, ई का उच्चारण स्थान है। अब ई आप उच्चारण करके देख लो, ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ई का जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन नंबर ए, तालु है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्ष है? का, चा, हा, पा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का। ऑप्शन नंबर ए, का, ये स्पर्श संघर्ष है। अब फा का उच्चारण स्थान क्या है? फा का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ से। फा का उच्चारण होता है होठों की सहायता से, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कुछ इस तरह रहा आज का यह वर्णमाला, ध्वनि का वर्णमाला। अब अगली क्लास में हम कवर करने वाले हैं अध्याय 3, वाक्य रचना एवं वर्तनी शुद्धि। तो ये अपना अगला क्लास रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।